गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियोस में हमने इन्फ्लेशन देखा था और उससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपके पास फाइनेंस मार्केट के बारे में समझा था। आज का जो हमारा टॉपिक है इसी इको सीरीज का वो है आपके पास वर्ल्ड बैंक। ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है और बहुत सारे सवाल जो है मिसलेनियस टाइप से या किसी सब्जेक्ट के बेस पर इससे कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले हमें मुद्दा समझना है। आज हम वर्ल्ड बैंक समझ रहे हैं तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना क्यों की गई, वर्ल्ड बैंक क्यों बना, ये वर्ल्ड बैंक का कॉन्सेप्ट कहां से निकलकर आपके पास आया। तो वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं कि हमारे पास 1939 से 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था और उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में होने वाली जो अपार हानि पूरे विश्व को जो उससे क्षति पहुंची थी, उससे कहीं ना कहीं विश्व को उभारने के लिए हमारे पास जॉन मेनार्ड की जो एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं और आपके पास हैरी डेक्स्टर वाइट, ये दो ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने वर्ल्ड बैंक की स्थापना का कॉन्सेप्ट विश्व के सामने रखा। कभी कभी सीधा सा प्रश्न पूछ लिया जाएगा, यहाँ पर दो प्रश्न आपके पास समझ में आएंगे आपके कि वर्ल्ड बैंक बनाने के पीछे कारण क्या था, तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण जो माना जाएगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर माना जाएगा। यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आईएमएफ के गठन के पीछे का कारण भी बनेगा और यही सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है आपने देखा होगा यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पीछे का भी सीधा सीधा कारण है कि इन सब को गठित होने का जो समय है वो 1945 है और 1945 में इनके गठन का कारण जो था वो कहीं ना कहीं आपके पास सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत था। यानी कि दुनिया सेकेंड अगला वर्ल्ड वॉर नहीं चाहती थी, तो उसके लिए जो है कहीं ना कहीं इस प्रकार के संस्थाओं का गठन भी किया गया था। देखिए, जैसे कि मैंने कहा था कि जो वर्ल्ड बैंक है, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि इसको बनाने का या इसके लिए जो पहली बार आपने इसके लिए संकल्प रखा था वो कहां पर रखा था। तो इसको बनाने का जो संकल्प है वो आपके यूएसए की ब्रिटेन वुड सम्मेलन, यूएसए में एक ब्रिटेन वुड सम्मेलन हुआ था, ब्रिटेन वुड समिट हुआ था। उस ब्रिटेन वुड समिट के अंदर जो है आपके पास वर्ल्ड बैंक को बनाने का कॉन्सेप्ट रखा गया था। कहां पर रखा गया था? ब्रिटेन वुड्स समिट में। ठीक, कहां पर आया था? ब्रिटेन वुड समिट में। तो ये ब्रिटेन वुड है कहां पर हुआ था ये ब्रिटेन वुड समिट? ये यूएसए में हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? यूएसए में हुआ था और ये हुआ था 1944 में। अगर कभी डेट पूछ ली जाए तो याद रखना 7 जुलाई 1944 को। ठीक है, तो इस ब्रिटेन वुड सम्मेलन में आपके पास, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आपके पास हैरी डेक्स्टर वाइट, हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक, हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स, ये दो लोगों का नाम यहां पर जो है आता है कि किन दो लोगों के संकल्प से या किन दो लोगों का आइडिया था कि हम वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसी संस्थाओं का गठन करें। तो उनमें दो लोग पूछे जाएंगे, हैरी डेक्स्टर वाइट, इनका पूरा नाम है हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स, ये दो लोग थे। इसकी स्थापना 1944 में की गई थी। अब वर्ल्ड बैंक है क्या? ठीक, या इस ब्रिटेन वुड सम्मेलन में वर्ल्ड बैंक के साथ और कौन सी संस्था का गठन हुआ था? तो देखिए, इसी ब्रिटेन वुड सम्मेलन में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तथा आईबीआरडी इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, इसकी स्थापना की गई थी। एक्चुअली जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड बैंक जो है यही आईबीआरडी है। यानी कि आईबीआरडी के अंदर जब हम आईडीए को जोड़ देंगे, यानी कि आईबीआरडी और आईडीए मिलकर जो है वर्ल्ड बैंक की स्थापना करते हैं। तो पिछली बार जब आप यूके पीसीएस का पेपर आपने देखा होगा अप्रैल 2014 में, तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था का गठन ब्रिटेन वुड सम्मेलन में नहीं किया गया था। ऑप्शन ए में आपके पास था आईएमएफ, ऑप्शन बी में था आपके पास आईबीआरडी। मान लो कि ऑप्शन सी में इन्होंने वर्ल्ड बैंक लिख दिया, ऑप्शन सी में उन्होंने डाल दिया था वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी में उन्होंने डाला यूएनओ। तो कई लोगों को यह पता होता है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि यूएनओ का गठन भी कहीं ना कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एक बहुत बड़ा रीजन था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद ही यूएनओ का गठन करने की आवश्यकता या जरूरत जो है विश्व को पड़ी। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि कहीं ना कहीं ये सारे ऑब्जेक्ट, ये सारे के सारे जो ऑप्शन है वो सही ना हो। कहीं यूएनओ की गठन की बात तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में तो नहीं हुई थी, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में इन तीन संस्थाओं को, मेनली ये दो संस्थाएं थी और इसी का जो रूपांतरण है वो वर्ल्ड बैंक है, इनके गठन का प्रावधान पास किया गया था। मतलब इनके गठन की बात वहां पर हुई थी और इनका संकल्प वहां पर रखा गया था। ये संकल्प वहां पर पास हुआ था, यूएनओ का संकल्प वहां पर पास नहीं हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किन किन संस्थाओं के गठन की बात हुई थी? तो आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और आईबीआरडी हो गया और वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक, तो ये आपके पास ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से संबंधित चीजें। अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो दो चीजें यहाँ पर मैंने आपके सामने दो चीजें रखी यहाँ पर, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। इस आईबीआरडी को हटाओ, वर्ल्ड बैंक। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में अंतर क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आपने सुना होगा कि आईएमएफ भी ऋण देता है और आपने सुना होगा कि वर्ल्ड बैंक भी ऋण देता है। ठीक, तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों हमें लोन प्रोवाइड करवा रही हैं, लेकिन दोनों में अंतर है कि वर्ल्ड बैंक जो लोन आपको देता है वो लोन देता है डेवलपमेंट के लिए। किस लिए देता है? डेवलपमेंट के लिए। यानी कि हमेशा आप विकास, जो विकासित देश होते हैं, डेवलपिंग कंट्री होती हैं, उनको वर्ल्ड बैंक क्या करता है? उनकी डेवलपमेंट के लिए पैसा जारी करता है। ठीक, यानी कि किसी न किसी योजना पर पैसा जारी करेगा। जबकि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा वो तब पैसा देता है जब किसी देश की अर्थव्यवस्था क्राइसिस से गुजर रही हो, या मैं ये कह सकता हूं कि जब किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी, आपके पास क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ये अभी हम एक पूरा चैप्टर आगे जाके पढ़ेंगे, व्यापार संतुलन या भुगतान संतुलन कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट खराब जा रहा है, यानी कि उस अर्थव्यवस्था के ऊपर, उस देश के ऊपर देनदारियां बढ़ रही हैं विश्व के अन्य देशों की, और कहीं ना कहीं वो उसमें उसके वो जो है लगातार घाटे में जा रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था घाटे में जा रही है, तो उसको कहा जाएगा इकोनॉमिक क्राइसिस, कि उस देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। जैसे कि मैं कहूं कि ग्रीस में आपने सुना होगा 2015 के आसपास कि ग्रीस जो है, ग्रीस में बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा। जैसे भारत में भी आपने सुना होगा 1990 से 1992 के बीच में, और 1990 से 92 के बीच में जब भारत में बहुत ज्यादा आपके पास जो क्राइसिस आए थे, उससे निपटने के लिए आईएमएफ ने भारत को $7 बिलियन का ऋण प्रदान किया था। तो वहां पर के आईएमएफ आगे आया था भारत की मदद करने के लिए। यानी कि इसका सीधा मतलब है कि जब आपके पास कोई देश जो है बहुत बुरी आर्थिक मंदी से गुजर रहा होता है या उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, उस समय जो पैसा जारी करता है उस स्थिति से निकलने के लिए वो आईएमएफ करता है। जबकि वर्ल्ड बैंक हमेशा तब पैसा जारी करेगा जब किसी देश की विकास का से संबंधित कोई मुद्दा खड़ा हो, तो उस समय वर्ल्ड बैंक पैसा जारी करता है। कभी कभी सिंपल सा प्रश्न जो है इससे पूछ लिया जाता है कि आईएमएफ किस समय पैसा जारी करेगा और वर्ल्ड बैंक किस समय पैसा जारी करेगा। ठीक, अब हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में पढ़ते हैं कि वर्ल्ड बैंक क्या है और वर्ल्ड बैंक किस प्रकार से दूसरे देशों की मदद कर रहा है, किन किन सेक्टरों में मदद करता है और कैसे वो मदद करता है। ठीक, फिलहाल मैंने यहाँ पर जो अभी तक के प्रश्न बन सकते हैं मैं एक बार आपको उनसे वो करवा रहा हूँ। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समिट के अंदर हुई थी। आईएमएफ, आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक कब हुआ था समिट? 7 जुलाई 1944 को हुआ था, यानी कि इनका गठन 1944 में मान लिया जाता है। हैरी डेक्स्टर वाइट और जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक, ये जॉन मेनार्ड कीन्स वही हैं जिन्होंने मिश्रित अर्थव्यवस्था का, यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी, जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है जिस टाइप की, उसका कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया था। तो इन दोनों की उपस्थिति, इनका आइडिया था कि वर्ल्ड बैंक का गठन किया जाए। ठीक, फिर मैंने कहा था कि भैया आपके पास आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में क्या मूलभूत अंतर है? तो ये हमेशा जब किसी देश की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो जाती है तब पैसा जारी करता है, और ये तब पैसा जारी करेगा कि जब किसी देश के विकास के लिए या किसी प्रोजेक्ट के लिए, विकास आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए क्या करेगा? ये पैसा जारी करेगा। ठीक, अब हम वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक की संस्थाओं के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी संस्थाएं और कैसे कैसे काम करती हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 संस्थाएं हैं। अगर मैं वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करूं, वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 संस्थाएं हैं। वर्ल्ड बैंक के टोटल 5 संस्थाएं हैं। जैसे कि मैं कह दूं, इसकी पहली संस्था थी IBRD,
ठीक, IBRD। इसकी दूसरी संस्था है आपके पास IDA। इसकी तीसरी संस्था मैं मानकर चलता हूं आपके पास IFC। इसकी जो तीसरी संस्था है, ठीक, मैंने यहां पर लिख दिया IFC। इसकी चौथी संस्था जो है वह है आपके पास मीगा, MIGA, ठीक, मीगा। और एक की पांचवी संस्था है आपके पास ICSID। ये 5 संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक के 5 रखते हैं, मतलब 5 ब्रांच हैं वर्ल्ड बैंक के अंदर। जो वर्ल्ड बैंक काम करता है विश्व के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो पैसा देता है वर्ल्ड बैंक, वो उन 5 संस्थाओं के माध्यम से देता है। ये उसकी 5 ब्रांचेस हैं जिनके माध्यम से वर्ल्ड बैंक पैसा जारी करेगा। और इन्हीं 5 ब्रांचों से आपके पास कोई ना कोई क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में उठकर आ जाएगा। जैसे इसमें से सबसे पहली संस्था जो है वो IBRD है। IBRD के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, सिंपल सा पहला प्रश्न आपको ये समझना है कि IBRD का गठन कब हुआ था। तो इसका गठन का जो संकल्प है वो 1944 में ही हो गया था। 1945 में जब इसने काम 1945 के बाद इसने काम करना शुरू किया, IMF में भी और वर्ल्ड बैंक में। गठन कब हो गया था? 1944 में हो गया था। तो IBRD 1944 में गठित हो गई थी। अगर मैं IDA की बात करूं तो ये 1960 में गठित हुई। ये शाखा जो है उसकी 1960 के अंदर बनी। अगर मैं IFC की बात करूं तो ये जो संस्था है ये 1955 में गठित हुई। ठीक, अगर मैं मीगा की बात करूं तो मीगा जो है ये 1988 में जो है गठित हुई थी। और ये ICSID के बारे में बात करूं तो ये जो संस्था है ये 1956 के अंदर जो है बन चुकी थी। मतलब ये इनके क्रम का गठन है। ठीक है, इनका गठन जो है इस क्रम में हुआ है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि ICSID का गठन कब हुआ था, इसका गठन का साल बताइए, कब ये गठित हुई थी। आपके पास IDA कब गठित हुई थी, ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाएगा। या मीगा का गठन कब हुआ था, सिंपल सा प्रश्न ऐसा भी पूछ लिया जाएगा। आपके पास IBRD का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि IBRD का गठन कब हुआ था या IFC का गठन कब हुआ था। इस टाइप से आपके पास कोई भी प्रश्न जो है वो निकल कर आ जाएगा। ठीक, ऐसा कोई प्रश्न जो है आपसे पूछ लिया जाएगा। अब एक एक संस्था के बारे में बात करते हैं कि ये संस्थाएं करती क्या है और किस प्रकार से इनको हम क्वेश्चन के रूप में देखेंगे। देखो, IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट। इसके नाम से ही पता लग रहा है कि इसका गठन क्यों किया गया होगा। अगर कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं आप। कभी कभी फुल फॉर्म से भी इसके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक, हिंदी में कहेंगे अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक। देखो, इसका गठन इसलिए किया गया, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी अर्थव्यवस्थाएं, बहुत सारे देश, क्योंकि बहुत सारे देशों की जो है बहुत सारे देश जो है बुरी तरीके से नष्ट हो चुके थे, उनकी अर्थव्यवस्था बुरी तरीके से खत्म हो चुकी थी। यूरोप में फ्रांस, इटली, जर्मनी युद्ध के कारण जो है ये पूरे देश जो है ध्वस्त हो गए, क्योंकि ये युद्ध जो केवल आर्मी के बीच में नहीं लड़ा जा रहा था, दो देशों के आर्मी के बीच में लड़ा जा रहा था। ये युद्ध जो है सिविलियंस के बीच में, सिविलियंस के ऊपर भी इसमें अटैक हुए थे। तो पहली बार आपके पास सिविलियंस के ऊपर अटैक कर रहा था, आप शहरों में बमबारी कर रहे हो, आपने शहर ध्वस्त कर दिए। ठीक, जिसके कारण आपकी पूरी अर्थव्यवस्था जो है वो चौपट हो गई थी। तो उन अर्थव्यवस्थाओं को फिर से खड़ा करने के लिए, विश्व में उन अर्थव्यवस्थाओं को फिर से उपजाने के लिए, उनको फिर से डेवलप करने के लिए इस बैंक का गठन किया गया था। और इस बैंक के द्वारा जो पैसा दिया जाता है वो क्यों दिया जाना, पहले जो प्रारंभिक तौर पर इस बैंक के द्वारा पैसा दिया गया, वो जो अर्थव्यवस्थाएं द्वितीय विश्व युद्ध के कारण पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, आपके पास उनकी हालत बहुत बुरी हो चुकी है, उन अर्थव्यवस्थाओं को उठाने के लिए आपके पास IBRD के द्वारा लोन जारी किया जाता है। मतलब इसकी जो गठन किया गया था, इसके गठन के पीछे इस प्रकार का कॉन्सेप्ट जो है आपके पास जॉन मेनर्ड कीन्स के द्वारा रखा गया था। ठीक, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन इसने इस संस्था ने जो सबसे पहला अपना लोन दिया था वो फ्रांस को दिया था। ठीक,
इसने अपना पहला लोन जो है आईबीआरडी के द्वारा जो पहला ऋण दिया गया वो फ्रांस को दिया गया। और इसे ऐसा नहीं कि इसने केवल फ्रांस को दिया, भारत को भी आईबीआरडी के द्वारा बहुत सारा पैसा मिला है। भारत ने भी इस संस्था से बहुत ज्यादा पैसा लिया है। अगर मैं आपको बोलूं तो भारत ने इसका पहला लोन जो है, भारत के लिए पहला ऋण जो है आपके पास कब आया था 1949 में। किसके लिए? इंडिया को भी इसने बहुत सारा पैसा जारी किया था। मतलब आईबीआरडी के द्वारा भारत को दिया गया पहला ऋण यानी कि लोन आपके पास कब दिया गया था? 1949 में दिया गया था। ठीक, ये भी इस पर क्वेश्चन बनता है। अच्छा देखिए, इस पर अगर हम बात करते हैं आज की, लेकिन आपने देखा होगा कुछ समय बाद तो अगर इसने पहले लोन दिया तो 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ तो फिर से प्रत्येक अर्थव्यवस्था ने अपने में सुधार करने की कोशिश करी, उन्होंने अपने आप को रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी और इसमें इस संस्थान ने बहुत ज्यादा मदद करी। विश्व के सभी देशों को लगभग जो है इसने लोन प्रोवाइड करवाए। लोन प्रोवाइड करवाने के बाद 1960 के दौर तक वो सारी संस्थाएं जो सारे देश जो हैं वापस अपने पांव में खड़े हो चुके थे, अपनी अर्थव्यवस्था फिर से क्या होने लगी थी? पटरी पर आ चुकी थी। तो तब क्या इस संस्थान को खत्म कर दिया गया? ये संस्थान आज भी काम कर रहा है। देखो, जो आपके पास द्वितीय विश्व युद्ध से जो अर्थव्यवस्थाएं क्षतिग्रस्त हो चुकी थी वो तो खड़ी हो चुकी हैं। उसके बाद इस संस्थान के द्वारा जो है विकासात्मक कार्यों के लिए लोन प्रोवाइड करवाया गया। ठीक, किसके लिए? विकास के लिए ऋण प्रदान किया है। ये उसके बाद किसके ऋण देने लग गया? विकास के ऋण। यानी कि इस संस्थान के द्वारा जैसे सिंचाई के लिए ऋण दिया जाता है, आपके पास नेशनल हाईवे के लिए ऋण दिया जाता है, आपके पास दुग्ध विकास के लिए ऋण दिया जाता है। मतलब किसी भी प्रकार का विकास अगर हो तो उस विकास के लिए आपके पास आईबीआरडी के द्वारा ऋण दिया जाता है। और इसके द्वारा दिया गया ऋण केवल इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो केवल 2% लगता है और 20 से 25 साल का ये ऋण जो है किसी देश को दे दिया जाता है 2% के हिसाब से। ठीक, तो ये आपके पास आईबीआरडी है। इस प्रकार से आईबीआरडी जो है काम करता है। तो वर्तमान समय में किसके ऊपर? पर्यावरण के ऊपर, शहरी विकास के ऊपर, ग्रामीण विकास के ऊपर, आपके पास पेयजल व्यवस्था के ऊपर, सिंचाई के लिए या इस प्रकार के जो भारत में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनमें से कई प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसा दिया गया है वो आईबीआरडी के द्वारा दिया गया है। अभी आपने देखा होगा 2018 में भी आपके पास भारत सरकार ने अटल भूजल योजना चलाई। अटल भूजल मतलब जो भूमिगत जल था वो जो सूख रहा है उसका लेवल जो लगातार कम हो रहा है उसके लिए भी जो है आईबीआरडी के द्वारा आपके पास लगभग 4 करोड़ रुपए जो है 4 करोड़ डॉलर में जो है इतना पैसा जो है यहाँ पर दिया गया। 400 करोड़ डॉलर जो है आईबीआरडी के द्वारा भारत को दिया गया था। ठीक, ये आईबीआरडी। दूसरा जो संस्थान है वो है आईडीए। दूसरा संस्थान कौन है? आईडीए। इसका फुल फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। या एसोसिएशन। ठीक, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसका फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय विकास एजेंसी या संगठन। इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वर्ल्ड बैंक अगर कभी बना है तो वर्ल्ड बैंक, आईबीआरडी और वर्ल्ड बैंक में जो सबसे बड़ा योगदान है, जो गवर्नमेंट को जो योगदान दिया जाता है वो आईडीए के द्वारा और आईबीआरडी के द्वारा दिया जाता है। यानी कि ये दो संस्थाएं वर्ल्ड बैंक की ऐसी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जिनसे सारे के सारे देश जो है पैसा लेना पसंद करते हैं। ठीक, देखो आईडीए जो ऋण देता है ये देता है बहुत ज्यादा गरीब देशों को, बहुत ही ज्यादा गरीब, और उनमें से भारत भी था। मतलब ये सारे विकासशील देशों को पैसा दे रहे हैं और जो सबसे ज्यादा जो गरीब देश, जो बहुत ज्यादा गरीब देश हैं, उनको जो पैसा दिया जाता है वो आईडीए के द्वारा दिया जाता है। आईडीए के द्वारा दिया गया ऋण बिल्कुल ऋण, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, किसी भी प्रकार का ब्याज जो है उस पर नहीं लगाया जाता है। ऐसा जो ऋण होता है वो ये आईडीए के द्वारा दिया जाता है। मतलब जो बहुत ज्यादा गरीब बैंक होते हैं। अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत ने लगभग जो है 1960 से और 1970 के दशक में आईडीए से बहुत ज्यादा ऋण प्राप्त किया। मतलब आईडीए के द्वारा विश्व में अगर किसी देश को सबसे ज्यादा ऋण दिया गया है तो भारत को दिया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर विश्व बैंक के द्वारा किसी को सबसे ज्यादा ऋण दिया गया किसी कंट्री को पूरे विश्व के अंदर,
तो वो भारत को दिया गया है 1960 से 70 के दशक में। ये 1960 से 70 का दशक क्या है, आप जानते हैं कि 1960 में भारत में अकाल की स्थिति थी, बहुत बुरी स्थिति थी भारत के अंदर। और 1962 में चाइना ने भारत पर अटैक कर दिया था, इंडो चाइना वॉर हुआ था। 1964 में मैंने कहा था कि आपके पास नेहरू जी की भी मृत्यु हो गई, एक कदावर नेता जो है वो समाप्त हो गया, वो नहीं रहा, जिसके कारण देश में जो देश की राजनीतिक स्थिति भी थी वो भी खराब हो गई, मनोबल और टूट गया। और 1965 में पाकिस्तान ने हमारी कमजोरियों का फायदा उठाते हुए हम पर अटैक कर दिया, यानी कि भारत पाक जो वॉर है वो शुरू हो गया। इस प्रकार से ये 1960 से 70 का दशक भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पूरी तरीके से बहुत बुरी तरीके से इसने भारत की अर्थव्यवस्था को निचले स्तर तक पहुंचा दिया। यहाँ तक कि भारत की अगर मैं बात करूं, मैंने पीछे आपको 5 ईयर प्लान पढ़ाए होंगे, तो मैंने इस समय थर्ड 5 ईयर प्लान चल रहा था और 61 से लेकर 66 के बीच में, जिसमें भारत ने कृषि के क्षेत्र में भी अपनी आत्मनिर्भरता खो दी थी। मतलब भारत के पास इतना अनाज आज के डेट में उत्पन्न नहीं हो रहा था कि भारत अपने देश के लोगों का पेट पाल सके। इस स्थिति में हमारी जो मदद करी थी वो आपके पास जो है, हमने आईडीए से भी जो है बहुत सारा ऋण प्राप्त किया था और आईडीए ने भारत के विकास के लिए उस समय जो है बहुत ज्यादा पैसा जो है जारी किया था। यानी कि इसके द्वारा दिया गया ऋण आपके पास ब्याज मुक्त होता है, मतलब इस पर ब्याज बिल्कुल नहीं लगता है। इसीलिए कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्ल्ड बैंक की उदार की खिड़की किसे कहा जाता है, उदार मतलब ये उदार वाले बॉरो वाला उदार नहीं, उदार मतलब लिबरल यानी कि सॉफ्ट विंडो। तो आईडीए को क्या कहा जाता है, सॉफ्ट विंडो कहा जाता है। आपके पास आईडीए को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट विंडो कहा जाता है। अच्छा, इस पर जो ऋण दिया जाता है, मैंने कहा था कि ये किस कैसे देशों को देता है, बहुत ज्यादा जो गरीब देश हैं, ठीक है, गरीब देश यानी कि जो बहुत ज्यादा पुअर कंट्री हैं, उनको जो है इससे ऋण दिया जाता है। अब इसके बदले में जो है इसका जो देने का टाइम पीरियड है वो 35 वर्ष यानी कि 35 साल तक जो है आपको ये ऋण दिया जाएगा। बिल्कुल सस्ता ऋण दिया जाएगा, बिल्कुल 0% इंटरेस्ट रेट पर ये ऋण आपको दिया जाता है। और अगर कोई देश 35 साल में भी ये नहीं वापस करा पा रहा है तो 5 से 10 साल यानी कि 5 साल उसको आपके पास अनुग्रह अवधि के रूप में भी उसको दिया जाता है। यानी कि अगर नहीं दे रहा है तो 5 साल तक जो है उसको हौड़ दिया जाता है उस ऋण को चुकाने के लिए, यानी कि बिना किसी टैक्स के या बिना किसी पेनल्टी के आपको 5 साल इस अवधि को और आगे बढ़ाया जा सकता है। मतलब कुल मिलाकर ये समझिए कि 40 साल तक अगर मैं लेकर चलूं, 40 साल तक आईडीए किसी देश को, मतलब आईडीए के द्वारा दिया गया ऋण किसी देश को अगर चुकाना है तो वो 40 साल के अंदर चुका सकते हैं। और अगर वो नहीं चुका पा रहा है तो इसके ऊपर भी कोई दिक्कत नहीं, इसलिए क्योंकि ये इंटरेस्ट फ्री रेट होता है, इसलिए इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, केवल आपको मूलधन जो है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो वापस करना पड़ता है। जबकि इस प्रकार का जो ऋण होता है, आईडीआरडी जो ऋण देता है वो मध्यम आय वाले देशों को देता है। मतलब ऐसा देश जैसा भारत है, तो भारत क्या है आज की डेट में बिल्कुल गरीब देश की कैटेगरी से हट चुका है। अब आपके पास लोअर भारत के अंदर जो है ज्यादातर जनसंख्या जो है आज की डेट में मिडिल इनकम ग्रुप वाली है, लोअर इनकम ग्रुप वाली जनसंख्या से भारत क्या कर चुका है, हट चुका है। मतलब भारत थोड़ा सा विकसित देश है उनकी प्रक्रिया में मिडिल स्टेज में आ चुका है। जबकि कई अफ्रीकन कंट्री आपने देखी होंगी वो अभी भी बहुत ज्यादा गरीब है, जिनकी जीडीपी बिल्कुल अभी तक शुरू नहीं हुई, जिनमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अभी शुरू नहीं हुआ, ऐसे देशों को हम गरीब देश कहते हैं। तो ऐसे देशों के लिए इस प्रकार का ऋण दिया जाता है। और जो मध्यम वर्ग की आय ग्रुप वाले देश हैं उनको जो लोन प्रोवाइड करवाता है वो आईबीआरडी करवाता है, क्योंकि 2% की ब्याज दर से दिया जा रहा है। यानी कि ये जो पेमेंट होगा कहीं ना कहीं ये जो ब्याज दर होगा ये वो देश चुका पाएगा, इसीलिए इस ब्याज दर पर जो है ये ऋण दिया जाता है। यानी कि ये जो दो ऋण होते हैं, आईडीआरडी वाला और आईडीए वाला, ये दो ऋण गवर्नमेंट को दिए जाते हैं, ये सरकारों को दिए जाते हैं। किसको दिए जाते हैं? सरकार को। और ये बाकी के जो 3 आईएफसी हो गया, मीगा हो गया और आईसीएसआईडी हो गया, इस प्रकार का जो ऋण होता है वो हमेशा किसको दिया जाता है? इस प्रकार का जो ऋण होगा वो दिया जाता है किसको? आपके पास जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं किसी देश के, उनको दिया जाता है। ठीक, इनके बारे में समझ लेते हैं। इनके बारे में यहां पर याद रखना, इसके प्रश्न क्या बनेगा? आईडीए से प्रश्न बनेगा। 1960 में स्थापित हुआ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी या एसोसिएशन। सॉफ्ट विंडो इसको कहा जाता है क्योंकि इससे सस्ता ऋण विश्व का कोई भी संस्थान किसी को नहीं दे सकता है। ये सबसे सस्ता ऋण होता है। ठीक, केवल 35 से 50 साल तक बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री, बदले में केवल 0.75 की दर से आपको एक सर्विस टैक्स, क्योंकि आप उसके सदस्य हैं इस नाते आपको सदस्य देश को जो है उसका टैक्स देना पड़ता है, अदरवाइज किसी भी प्रकार का पैसा आपको नहीं देना पड़ता है। आईएफसी क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है देखो, इंटरनेशनल
फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम इसको कह सकते हैं। तो इसका इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे ये दो बहुत सस्ते ऋण हैं और ये गवर्नमेंट को दिए जाते हैं। अगर किसी देश का कोई प्राइवेट संस्थान यानी कि कोई प्राइवेट ग्रुप जो है पैसा लेना चाह रहा है, जैसे कि उसमें कोई कंपनी हो सकती है प्राइवेट ग्रुप के अंदर, या कोई संस्थान हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, यानी कि ये जो ऋण दिया जाता है प्राइवेट ग्रुप को दिया जाता है, ठीक। यानी कि किसी कंपनी को दे सकते हैं, किसी व्यक्ति को दे सकते हैं। मान लो कि मैं एग्जांपल के थ्रू कहूं कि अगर मुकेश अंबानी को आज पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है अपने बिजनेस को सुधार करने के लिए, तो वो क्या कर सकता है? वो भी वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकते हैं, यानी कि IFC यानी कि रिलायंस इंडस्ट्री जो है वर्ल्ड बैंक से पैसा ले सकती है। लेकिन वर्ल्ड बैंक रिलायंस इंडस्ट्री को जो पैसा देगा वो कौन सी ब्रांच देगी? IFC के द्वारा पैसा दिया जाएगा उनको, ठीक। तो ये प्राइवेट ग्रुप को पैसा देता है किसी भी देश की, और कैसे किस रेट पर देता है? कॉमर्शियल रेट पर देता है। देखो, ये जो दो रेट है, इसमें तो रेट की इंटरेस्ट रेट ही नहीं है, और इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 2% है। यानी कि ये वाला जो पैसा आएगा ये कम से कम 3% या 4% की ब्याज दर पर आपको दिया जाएगा। मतलब थोड़ा सा रेट हाई होता है, कॉमर्शियल रेट जो होता है थोड़ा सा हाई होता है। लेकिन मुकेश अंबानी 4% पर करोड़ों रुपए लेकर अपनी अर्थव्यवस्था में डालता है, उसके कई गुना बना देता है। तो ये भी मुकेश अंबानी को फायदा मिल जाता है। मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेट एजेंसी जो है इसका बहुत ज्यादा फायदा उठा लेती है। अब ये पैसा कैसे दिया जाता है? ये पैसा दिया जाता है 7 से 12 साल के लिए, कम से कम 7 साल से लेकर 7 वर्ष से लेकर आपके पास 12 वर्ष तक की, कितने वर्ष के लिए? 12 वर्ष की 20 तक ये पैसा दिया जाता है। मतलब इतने सालों के लिए पैसा दिया जाता है। लेकिन अगर 7 से 12 मानो कि मुकेश अंबानी $10 अरब का ऋण लेकर आया, कहां से? IFC से, और 12 साल में ये ऋण नहीं चुका पाया, तो उस ऋण को कौन चुकाएगा? इंटरेस्ट सहित भारत सरकार चुकाएगी। यानी कि किसी भी प्राइवेट संस्था को उस देश की सरकार की गारंटी पर ही ऋण दिया जाता है। आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि मुकेश अंबानी भारत सरकार को चलाने में बहुत ज्यादा सहायता करता है, मदद करता है। ये जो भी सरकार बनती है उसका मुकेश अंबानी के साथ एक विशेष लगाव हो जाता है। ये बहुत सिंपल है, केवल मुकेश अंबानी को इससे भारत सरकार को कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि मुकेश अंबानी को भी फायदा होता है। क्योंकि अगर मुकेश अंबानी वर्ल्ड बैंक से पैसा लेना चाह रहा है तो उसके लिए उसको भारत सरकार को उसका गारंटर बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो पैसा नहीं दे पाएगा तो उस पैसे को चुकाएगा कौन? भारत सरकार। और इसी शर्त पर जो है मुकेश अंबानी को वर्ल्ड बैंक की IFC जो है वो कई प्रकार का कई बार जो है ऋण दे देती है। तो ये दोनों में कहीं ना कहीं एक दूसरे के हित जो है मिलते हैं। तो इसका मतलब IFC का मतलब होता है कि भारत किसी भी देश की प्राइवेट जो ग्रुप है या कंपनियां हैं या समूह हैं, उनको जो ऋण वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है वो IFC के थ्रू दिया जाता है, और ये कॉमर्शियल रेट पर दिया जाता है। 7 से 12 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाता है। यानी कि कभी कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वर्ल्ड बैंक की किस शाखा को सॉफ्ट विंडो कहा जाता है, उधार की खिड़की कहा जाता है, तो आपने कहा IDA को। ऐसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वर्ल्ड बैंक की किस शाखा को आपके पास प्राइवेट विंडो कहा जाता है, तो IFC को प्राइवेट विंडो कहा जाता है। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं मेगा की। ठीक, मेगा ये भी प्राइवेट सेक्टर से जुड़ा हुआ। ये तीनों चीजें जो है जी, IFC हो गया, MIGA हो गया और ICSID हो गया, ये तीनों के तीनों जो है आपके पास प्राइवेट क्षेत्र से जुड़े हुए, ये तीनों किसी भी देश की प्राइवेट एजेंसियों को से जुड़े हुए संस्थान है, और ये दो हैं ये गवर्नमेंट से जुड़े हुए संस्थान है वर्ल्ड बैंक के। तो इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ठीक, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी 1988 में बना, और भारत में इसकी जो सदस्यता ग्रहण करी थी वो 1994 में करी थी। इसका मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा संस्थान है कि मान लो कि एक डर हमेशा बना होता रहता है। आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट या मार्केट को आप जब समझेंगे तो जब आपने देखा कि जी मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो शेयर मार्केट अचानक से उछलने लग गया या भागने लग गया,
और कई जो विदेशी लोग हैं वो भारत में निवेश करने लगे। भारत में जो कंपनियां हैं, चाहे वो एफडीआई के थ्रू निवेश कर रहे हैं, चाहे वो एफपीआई के थ्रू निवेश कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने भारत में निवेश बढ़ा दिया। हो सकता है कि जैसे कल कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर ये आरोप लगता है कि ये उद्योगपतियों के लिए अच्छी सरकार नहीं है, और अगर उद्योगपतियों के लिए अच्छी सरकार नहीं है तो निश्चित तौर पर जो विदेशी उद्योगपति होंगे, इन्वेस्टर होंगे, वो भारत में कहीं ना कहीं निवेश करने से, इन्वेस्टमेंट डालने से बचते हैं। यानी कि कभी भी अगर आपने देखा होगा कि जब भी राजनीतिक परिवर्तन किसी देश के अंदर होता है, सरकार बदलती है, तो उसका भी कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के ऊपर फर्क पड़ता है, मार्केट के ऊपर एक सीधा सीधा सा फर्क आपको दिखाई देगा। तो ऐसे में मान लो कि मैंने इन्वेस्टमेंट भारत में किया और मुझे ये डर है कि आने वाली 2024 में जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार हार जाएगी और कांग्रेस की सरकार आएगी जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं मैं अपना इन्वेस्ट करने से, भारत में क्या कर रहा हूं, मैं अमेरिका में हूं और मैं भारत में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने से बच रहा हूं, अपना हाथ पीछे खींच रहा हूं। तो ऐसा पहले होता था, कई बिजनेस, कई जो इन्वेस्टर है उनको घाटा यहां पर हो जाता था। लेकिन आज के डेट की अगर मैं बात करूं तो इस संस्था का गठन इसी सारी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए किया गया। ये क्या करती है, अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो जितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है उस पर उस कंपनी को एक क्या दे देता है, एक इंश्योरेंस दे देता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट डूबा तो आपका जो पेमेंट होगा वो कौन करेगा, IMIGA यानी कि मीगा करेगा। यानी कि इस पर आपको क्या मिल जाएगा, इंश्योरेंस मिल जाएगा। यानी कि अगर आप वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको, जैसे कि आपने गाड़ी लिया उसमें इंश्योरेंस कर देंगे, कल गाड़ी कहीं गिर गई तो आपको पूरा का पूरा पैसा मिल जाएगा। वैसे ही यहाँ पर है कि अगर आपने भारत में कोई इन्वेस्टमेंट लगाया 10 लाख करोड़ का, मान लो कि भारत में अच्छी स्थितियां नहीं बनी, वो सारा का सारा पैसा डूब गया, तो कहीं ना कहीं आपको 10 लाख रुपए जो है वो रिकवर हो जाएगा। किसके थ्रू, MIGA के थ्रू। यानी कि ये क्या करता है, किसी दूसरे देश में जो राशि आप लगा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं, उस पर आपको इंश्योरेंस देता है और आपको सिक्योर करने की कोशिश करता है। इसके साथ साथ ये टेक्निकल एड भी आपको देता है। टेक्निकल एड का मतलब होता है कि आपको ये समय समय पर, जो सदस्य देश होते हैं उनको समय समय पर ये बताता है कि आपको किस देश में निवेश करना चाहिए, कहां कहां पर, किस सेक्टर में निवेश करना चाहिए। यानी कि दुनिया भर के जो इसके साथ सदस्य जुड़े हुए हैं उनको आपस में बताता है कि भैया आपको भारत में निवेश करना है। भारत वालों को बोलता है कि अगर आप अमेरिका में चाहते हैं तो आप अमेरिका में निवेश कर सकते हैं, ब्रिटेन में निवेश कर सकते हैं, यानी कि और किन किन सेक्टरों में निवेश कर सकते हैं। यानी कि ये उसके ऊपर पूरी रिसर्च करता है और इन्वेस्टर को ये मैसेज भेजता है कि आप इस सेक्टर में जो है यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो यानी कि मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है इस प्रकार का निवेश जो है आपके पास करती है। इसके बाद आपके पास ICSID के बारे में बात करते हैं। इसका गठन जो है 1956 में किया गया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ठीक, अंतरराष्ट्रीय विवाद निपटारा केंद्र, निवेश विवाद निपटारा केंद्र। ठीक, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका गठन 1956 में किया गया। इसका क्या काम है, देखो जैसे मैंने कहा कि अमेरिका ने भारत में निवेश किया और भारत सरकार ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी जिसके कारण जो वो निवेशक थे उनके हित प्रभावित हो गए, यानी कि वो घाटे में चले गए। यानी कि आपके दूसरे देश में भारत में निवेश किया, अब उन निवेशकों को, जो वहां के आपके पास निवेशक है, उनको भारत में घाटा हो गया, तो उससे संबंधित एक विवाद पैदा हो गया उस देश के निवेशक के बीच में और हमारे देश के बीच में। तो उसको जो सुलझाएगा वो आपके पास ICSID करता है, यानी कि उस विवाद को सुलझाने का जो काम करता है वो ये करता है। लेकिन ये उन्हीं का विवाद सुलझा सकता है, ये तब बीच में आपके पास मध्यस्थता का काम करेगा जब आपके पास क्या होगा, ये मध्यस्थता का काम केवल उसी शर्त पे करेगा जब आप इसके सदस्य हो। जैसे मैं बता दूं कि भारत इसका सदस्य नहीं है। भारत इसका सदस्य क्यों नहीं बना, इसका बहुत बड़ा रीजन है। इसका रीजन ये है कि इसके जो पक्ष, जब ये दो देशों के बीच में कहीं ना कहीं व्यापार को लेकर डिस्प्यूट हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो ये हमेशा जो शक्तिशाली देश होते हैं, जैसे डेवलप्ड कंट्री होती हैं, उनके जो साइड है ये लेता दिखता है, तो इसलिए भारत कभी भी इसका सदस्य नहीं बना। और इसका दूसरा मुद्दा ये आपको समझना जरूरी है, क्योंकि अगर दो देशों के बीच में विवाद हो गया
और इसने जो सुनवाई करी तो वो दोनों देशों के ऊपर जो है बाध्यकारी होती है। मतलब अगर उन्होंने कहा कि भैया अमेरिका के निवेशक भारत में घाटे में गए हैं और चाहे निवेशकों की गलती हो, लेकिन अगर इस संस्थान ने ये कह दिया कि भारत को इनकी पूरी भरपूर्ति करनी है या इनका सारा का सारा पैसा इनको लौटाना है, तो फिर भारत सरकार के ऊपर वो निर्णय जो होगा वो बाध्यकारी होगा। इसलिए भी कहीं ना कहीं भारत सरकार ने इसके सदस्य बनने से क्या कर दिया, मना कर दिया था, और आज की डेट में भी भारत सरकार इसका सदस्य नहीं है। यानी कि जब दो देशों के बीच में निवेशकों के हितों में क्या होता है, कुछ परिवर्तन होता है या उतार चढ़ाव आता है या कोई विवाद पैदा होता है, तो उस विवाद को सुलझाने के लिए इस संस्थान का सहारा लिया जाता है, और दोनों के ऊपर जो है, इसकी दोनों देशों के ऊपर जो है इसके जो निर्णय होते हैं वो बाध्यकारी होते हैं। इसीलिए भारत ने इसकी सदस्यता ग्रहण नहीं करी है, यानी कि भारत इस संस्थान का सदस्य नहीं है। ठीक, तो ये आपके पास टोटल है, मैंने कहा था। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक बार ध्यान से समझ लीजिए कि ये जो तीनों संस्थान है ये प्राइवेट सेक्टर से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। आप निवेश कर रहे हैं किसी प्राइवेट सेक्टर में कर सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर को पैसा देता है, आप प्राइवेट सेक्टर में निवेश कर सकते हैं, ये प्राइवेट सेक्टर से संबंधित विवादों को निपटाना की ऊपर गवर्नमेंट को भी निपटा सकते हैं। और ये जो दो संस्थाएं निश्चित रूप से गवर्नमेंट को पैसा जारी करती है, भारत सरकार को पैसा जारी करती है। जैसे अब मैं आपको वर्ल्ड बैंक के बारे में बताऊं तो वर्ल्ड बैंक ने जो सबसे पहला पैसा दिया था 1949 में, अगर मैं इस लोन की बात करता हूं तो 1949 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो भारत को पहला पैसा दिया गया वो भारतीय रेलवे के लिए दिया गया था। भारतीय रेलवे के विकास के लिए दिया गया था। इसके बाद 1961 में 1961 में आईडीए के द्वारा भारत को पैसा दिया गया। ये नेशनल हाईवे के विकास के लिए दिया गया। जो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम हमने चलाए, आज आपने देखा होगा कि 1961 के आसपास जो बहुत सारी रोडें बनाई गई, उसके लिए 1961 में आपके पास आईडीए के द्वारा पैसा दिया गया। यानी कि ये हमेशा डेवलपमेंट के लिए पैसा दे रहा है। एक तरफ रेलवे विकास के लिए पैसा दिया सबसे पहले 1949 में, 1961 में आपके पास नेशनल हाईवे के लिए पैसा दिया। और मैंने कहा था कि आईडीए ने तो भारत सरकार को 1960 से 1970 के बीच में बहुत सारा कर्जा दिया है। इसी के कारण जो है भारत विश्व में इस समय भी सबसे ज्यादा लोन लेने वाला, यानी कि सबसे ज्यादा विश्व बैंक से सबसे ज्यादा कर्ज लेने वाला देश बना हुआ है। ठीक, तो ये जो सारी चीजें हैं ये वर्ल्ड बैंक से संबंधित है, और ऐसे क्वेश्चन जो है वर्ल्ड बैंक से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं जो आपको मुझे कमेंट करके आंसर देने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न छोड़ के जा रहा हूं कि कभी ना कभी कहा जाता है, इनमें से पूछा जाएगा कि आईबीआरडी, आईडीए, 5 संस्थाएं लिखी हैं, इनमें से कौन सी दो संस्थाओं को ट्विंस बॉडी कहा जाता है? कौन सी दो संस्थाओं को ट्विंस बॉडी कहते हैं? ये सिस्टर एजेंसी के रूप में भी इनको जाना जाता है। पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? इसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। तीसरा कि वर्ल्ड बैंक में जो है, जब वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था ब्रिटेन वुड सम्मेलन में, तो क्या भारत उसका फाउंडर मेंबर था? उसमें 44 कंट्रियां थी जब वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था, तो क्या उन 44 कंट्रियों में भारत उसका फाउंडर मेंबर था या नहीं? इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। वर्तमान समय में वर्ल्ड बैंक में 189 मेंबर हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया कि 189 मेंबर जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर है। एक प्रश्न ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये भी आपका प्रश्न है। वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट एक डाटा आता है, ये कौन जारी करता है? और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये कौन जारी करता है? ये दो रिपोर्टें मैंने आपके सामने की। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है और वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की जाती है? ये आप क्या करेंगे, कमेंट के द्वारा, कमेंट करके जो है मुझे मैसेज करेंगे। ठीक है, बाकी जो भी आपकी समस्याएं होंगी वो आप नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, डन।